नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज का जो वीडियो है वो लेट नाइट शूट करना पड़ा है। दिन में काफ़ी व्यस्तता रही और इसीलिए थोड़ा सा आप लोग से मैं थोड़ा गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो हैं हमारे एफर्ट्स को और हमारी टीम के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज थोड़ा करिए, क्योंकि जितना मैं इनपुट देता हूं, मैं तो कभी भी जब मेरा मैटर या कंटेंट तैयार हो जाता है या मुझे लगता है कि मेरे मेल्स में बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चनर इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो फिर मुझे मजबूरन जो है उस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उस चीज को मतलब एक एक करके, क्योंकि इधर मैं देख रहा था थोड़ा सा मुझे भी समय नहीं मिला था, तो मैंने जब मेल्स आज ही मैंने मेल खोला तो अप्रॉक्स 70 to 75 क्वेश्चंस बच्चों के पढ़े थे डिफरेंट डोमेन्स के। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थे और कुछ थे इंजीनियरिंग साइंसेस के, कुछ रोबोटिक्स के थे, कुछ कंप्यूटर साइंस के एमटेक बच्चों के थे। और मैं ये बताना चाहूंगा बहुत अच्छा है, देश प्रोग्रेस कर रहा है और एजुकेशन क्वालिटी भी प्रोग्रेस कर रही है। हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में भी अब कन्वेंशनल साइंसेस का रोल थोड़ा कम हो गया है। कन्वेंशनल साइंसेस का कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हम देखते हैं कि पहले एमटेक क्या होता था कि सिर्फ सीएस में हो गया, मैकेनिकल में हो गया। अब एमटेक के लिए इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी चल रही हैं। जैसे कि मैं बात करूं अपनी यूनिवर्सिटी की, तो एमटेक में डेटा साइंस शुरू हो गया है, एमटेक एआई शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल भी है। इसका रीजन क्या है कि ये जो गैप बन गया था इंडस्ट्री का एकेडमिक्स से, क्योंकि एकेडमिक्स में वो चीज पढ़ाना जो कन्वेंशनल चली आ रही है पुराने समय से, उसको पढ़ाना आसान था, तो फैकल्टीज भी एट ईज रहते थे। लेकिन समस्या क्या थी, इसी एट ईज रहने के कारण हमारा जो इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री चलती है करंट नीड्स पर और नीड्स हमारी जो है एडवांस होती चली जा रही थी। प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे बाहर से वो एडवांस होते चले जा रहे थे, तो एकेडमिक्स उसको कोप अप नहीं कर पा रहा था। तो बहुत अच्छी बात है कि अब एमटेक जैसे हमारे यहाँ एआई शुरू हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ है, डेटा साइंस शुरू हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हो गया है, क्रिप्टोग्राफी शुरू हो गया है, या साइबर सिक्योरिटी के नाम से एमटेक या बीटेक शुरू हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कोर्सेज जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ज्यादा अभी इनिशियल फेज में है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके कोर्स करिकुलम आप देखेंगे थोड़ा सा मजाकिया लगता है, लेकिन कोर्स करिकुलम काफी हद तक सिमिलर है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की जरूरत उसमें भी है और करना भी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि उनको लिए भी एक दिक्कत है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि करवाएंगे किससे, तो क्योंकि शायद जो पर्सन्स हैं उनको भी दिक्कत है कि समझने की कि पहले उसको वो खुद पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेबस पढ़े हुए हैं जो सिलेबस पिछले 20 साल से चला आ रहा था। तो ये हुआ कि अगर इनिशियल फेज से ही हम हायर चीज ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने हम लोगों से मांगे थे सुझाव, एक कह सकते हैं कि कोर्स प्लान मांगा था कि क्या क्या चीज रखनी चाहिए एमटेक एआई में, एमटेक डेटा साइंस में, एमटेक साइबर सिक्योरिटी में। तो हम लोगों ने, या मैं अपनी बहुत लोगों की बात नहीं करता, मैं अपने लिए बात करता हूँ, जो मैंने सिलेबस बना के दिया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये चलना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में ये चलना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर में ये चलना चाहिए, वो पार्टली एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि समस्या बस वही आ रही थी, एक समस्या कहने लायक, मतलब ये जग जाहिर इस चीज को नहीं किया जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेरे हिसाब से एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगर आप एआई पढ़ रहे हैं या आप एआई के इच्छुक स्टूडेंट हैं एमटेक बेसिस में, तो एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बेसिक पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ईज भी देखी जाती है, तो ईज के हिसाब से ही बहुत चीजें बेकार भी हुई हैं। तो चूंकि ईज देखनी है तो इसके हिसाब से उस चीज को नहीं लिया गया, पुराने कुछ खिसे पीटे चीजें चलाई गई। लेकिन ये गरीमत है, ये खुशी है कि चलिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को छोड़ के थर्ड सेमेस्टर में कुछ एडवांसमेंट कुछ तो हुआ एकेडमिक्स में, जनरली नहीं होता है, ठीक है। या आप भी अच्छी तरीके से, अगर जो बच्चा बीटेक कर लिया होगा, क्योंकि अभी एमटेक के बच्चे, एमटेक सीएस का बच्चा कर रहा है, उसको एक टॉपिक, उसको मैं पढ़ रहा था जो मेल्स में सब्सिक्वेंट मेल्स में आया, उसमें आईटी जेई के प्रॉब्लम्स के लिए भी मेल थे। तो एक इंटरेस्टिंग मेल मुझे लगा, वो मेल था एमटेक सीएस के बच्चे का था। वो बच्चा जो था वो शायद बरेली का था, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का,
और उसने जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि सर स्वार्म इंटेलिजेंस जो है वो उसको किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वार्म इंटेलिजेंस के बारे में कंटेंट नेट पे तो अवेलेबल बहुत है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कंटेंट बेसिकली फॉरेन ऑथर्स का है और कभी कभी उनके नोटेशंस फॉरेन ऑथर्स के थोड़े अलग होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से उस चीज को ढाला भी नहीं गया है। दूसरी बात, स्वार्म इंटेलिजेंस की बात हम करें तो इस पर अभी बहुत इंडिया में वर्क भी नहीं हुआ है, एक लिमिटेड वर्क हुआ है जो हम एआई पे जाकर रुक जाते हैं, बहुत हद तक थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो मशीन लर्निंग पे जाकर रुक जाते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मशीन लर्निंग का मतलब कहां तक पहुंचना है, न्यूरोफजी कंट्रोलर्स तक पहुंचना है, जिसमें मैंने शायद यहाँ जिक्र भी किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोफजी कंट्रोलर्स, जो कि न्यूरल नेटवर्क प्लस फजी सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने एक छोटे से स्निपेट में ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इस चीज को घुमा लें थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। तो ये न्यूरोफजी सिस्टम में लिखा है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आ रहा है तो इतना तो पता है कि इस न्यूरोफजी कंट्रोलर में न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, लर्निंग और हैंडलिंग करता है, और फजी सिस्टम जो करता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है? ये दोनों ही चीजें परस्पेक्ट्स पैरेलल चलती हैं, क्योंकि अगर लर्निंग नहीं होगी तो इनपुट स्टिमुलस नहीं आएगा, और अगर उस इनपुट स्टिमुलस पर कुछ एल्गोरिथम्स को लगा के या किसी बिजनेस लॉजिक को लगाकर हम कोई आउटपुट नहीं तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हमें डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स ना हो हमारे पास। ठीक है, तो इसका जिक्र मैंने यहाँ पहले ही क्यों कर दिया, इसका रीजन है। रीजन क्या है कि जो स्वार्म इंटेलिजेंस है, दिस स्वार्म इंटेलिजेंस बेसिकली डील्स विद अ सेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटीज, मतलब किसी ऐसे एंटिटीज का ग्रुप है जो अपने में सर्व सक्षम है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। कोई स्पेसिफिक टास्क मतलब सपोज अगर हमें एक डिस्टेंस से लेके दूसरे डिस्टेंस पे फ्लाई करना है, ठीक है, एक ट्रेजेक्ट्री बनानी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। अब पॉइंट ए को आप सिग्निफाई कैसे करोगे? अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग साइंसेज में तो सिग्निफाई ऑब्वियस ही बात है, आप उसकी कोऑर्डिनेट से ही सिग्निफाई कर पाओगे। आप देखते हैं कि इस अर्थ पे किसी भी पोजीशन को सिग्निफाई करने के लिए हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अगर हम बेसिक से समझें तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर 3 डायमेंशनल का है तो x, y, z के हिसाब से। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि हर एक पोजीशन को सिग्निफाई करते हैं, उसको चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो किसी ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, उससे किसी बी पॉइंट x2, y2, z2 है, उस पे जाना है। ठीक है, तो अब उस पे जाने के लिए 100 मशीनें, 100 इंडिविजुअल छोटी छोटी मशीनें सक्षम है, लेकिन वो सिर्फ इसी काम के लिए बनी है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगी। मतलब स्पेसिफिक टास्क से बना हुआ चीज जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने में अपने आप में सक्षम हो। ठीक है, इस तरह की हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज को ले लिया हमने, और उन मल्टीपल एंटिटीज को हम किसी एक कंट्रोलर से गाइड कर रहे हैं किसी एक सर्टेन बड़े टास्क को करने के लिए, जिसमें कि इंडिविजुअल टास्क को छोटी छोटी मशीन्स करें। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्वार्म इंटेलिजेंस का। तो स्वार्म इंटेलिजेंस की हम बात करें कि अगर इसको थोड़ा सा और हम समझें तो आपने इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, जैसे कि आपने देखा होगा जी.आई. जो रिटेलिएशन नाम की मूवी बनी थी, जिसमें एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा था या लंदन का कोई ब्रिज था, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए छोटी छोटी या टाइनी एंटिटीज, टाइनी ऑटोनॉमस रोबोट्स या ऑटोनॉमस मशीन्स का यूज हुआ था। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जो आपकी मूवीज की बात ज्यादा समझ में आती, ज्यादा दिमाग में रिटेन रहती है। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल देता शायद समझ में ना आता। तो बेसिकली यहाँ बात यह है कि जो आपका स्वार्म इंटेलिजेंस का बेसिक पर्पस क्या, बेसिक मोटो क्या है, मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस कर ही चुका हूँ। ये बात कोई नई बात नहीं है कि मैंने उसमें भी स्वार्म इंटेलिजेंस का नाम कई बार लिया है, लेकिन आज स्पेसिफिक टॉपिक इस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेल में उस बच्चे के स्वार्म इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे। उसको लगा था ये स्वार्म इंटेलिजेंस कोई बहुत अलग चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि हम एक बड़ी मशीन को इंटेलिजेंस देने के मुकाबले हम छोटी छोटी एंटिटीज को जो समय पर आने पर असेंबल भी हो सके, समय पे यहाँ पे इंडिविजुअल कार्य कर सके, और इंडिविजुअल कार्य को करने के बाद डीअसेंबल भी होकर वो क्या है कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट हमारे वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड में ना करें।
तो ये हमारा बेसिक मोटो है स्वार्म इंटेलिजेंस का। जैसे कि आप क्या करते हो, आप अगर इस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो हम करते क्या है, पहले हमारे पास डेस्कटॉप हुआ करते थे, डेस्कटॉप आज भी है लेकिन यूज काफी कम हो गया है। मतलब मान के चलिए जो चीज सन 2013-14 में या 12 की बात भी करें या 10 की बात भी करें, तब जनरल 50% जो पर्सन है, बंदा है जिसको भी वर्क करना है, वो डेस्कटॉप पर रिलाई इसलिए करता था कि डेस्कटॉप तो सस्ते भी थे रादर देन लैपटॉप। लेकिन जो बच्चे बाहर जाते थे रहने, वो क्या करते थे, मोबिलिटी को ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा हम रखेंगे कहाँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा माइंडसेट क्या हो रहा है कि मोबिलिटी की तरफ हम कर रहे हैं, अपने को शिफ्ट कर रहे हैं, हम कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं उसकी फंक्शनैलिटी में, लेकिन हम मोबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके लैपटॉप्स की बिक्री बहुत बढ़ गई। उसके बाद पाम टॉप आया, ठीक है, फिर बहुत सारे सरफेस कंप्यूटिंग मॉडल्स आ गए, ठीक है, उसको उस चीज को अडॉप्ट किया गया। तो बेसिक हमारा पर्पस मोटो क्या है कि हमें मोबिलिटी की तरफ जाना है, सिस्टम जो हो वो आपका इजी टू कैरी हो। तो इजी टू कैरी करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिए हमें, ये बड़े मॉड्यूल को हटाकर छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे वर्किंग अगर हम करें तो वो शायद हमारा जो है अपना पर्पस सॉल्व भी कर दे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस भी कर दे। कई बार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लेक्चर में मैं बोल चुका हूं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंसेज में दो ही चीजों पे बेसिकली सब कुछ सारा चीजें बेस्ड होती है। दो चीजें कौन, जिस पर कि सारा बिजनेस लॉजिक्स, पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी या पूरी हार्डवेयर कंपनी बेस होती है। वो दो चीजें कौन है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में जहां पे भी हमें रिडक्शन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो चीज मार्केट में फ्लोरिश कर जाएगी और उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसमें लगने वाले जो एम्प्लॉयर्स उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी यही है। तो हमने क्या किया, जो हमने बहुत सारे डिस्कशन, हालांकि अभी बहुत इसके डेवलपमेंट में भी बहुत चीजें बाकी हैं, लेकिन अभी अगर इंडिया की बात करें तो इसमें अभी बहुत कुछ चीजें हो भी चुकी हैं। और बेसिकली मैंने जो यहाँ पे एक टर्म लिखा है, दैट टर्म इज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये डिसीजन कैसे बनेगा, इस डिसीजन को बनाने के लिए स्वार्म इंटेलिजेंस के अंतर्गत 3 बेसिक एल्गोरिथम्स आती है जो कि यहाँ लिखी हुई है। पहला है आंट कॉलोनी एल्गोरिथम्स, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड है आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये इसके ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं होती, इसके अलावा बहुत से रिग्रेशन मेथड्स होते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होती है, नॉर्म्स निकाले जाते हैं, जिससे कि नॉर्म इस तरह की जो मैंने टर्मिनोलॉजी अभी लिखी है, बोली है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्म में एब्सोल्यूट चीज लेते हैं, हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसको छोटा करते हैं। तो बेसिकली देखिए हम फिर क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, छोटा ही कर रहे हैं चीज को। तो हम फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो, और अगर प्रोसेसिंग इंजन बढ़िया हो जाएगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एंड आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम्स, इनके बारे में थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। ये जब आप किसी उसके लिए जाएंगे, किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपको इसके बारे में हो सकता है पूछा जाए आपसे। ठीक है, अगर आपने स्वार्म इंटेलिजेंस का नाम लिया या एआई का नाम भी ले लिया, तब भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। तो क्या होता है, तो स्वार्म इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए एल्गोरिथम्स कौन कौन सी लगनी, ये बेसिक 3 एल्गोरिथम्स, मैंने बेसिक कहा, इसके अलावा भी बहुत सी एल्गोरिथम्स है, लेकिन ये बेसिक 3 है। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो मैंने लिखा आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमने पहले भी बताया है सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जब मैं लेक्चर ले रहा था, तो मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं एक्चुअली, कब इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के द्वारा दी हुई चीजों को मॉडल कर रहे हैं। कैसे मॉडल कर रहे हैं, आर्टिफिशियली उसको बनाकर। जैसे कि इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जैसे प्रोस्थेटिक्स होता है, ह्यूमन लिम्ब बेकार हो गया तो किसी और का, तो हमने अपना ह्यूमनॉइड लिम्ब बनाया, या जैसे आप देखते हैं कि लीवर है या कोई इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो गए तो कृत्रिम रूप से उसको बना के इंसान ने फिट कर दिए। इतना आसान नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब इसमें बहुत चीजें, प्रोस्थेटिक्स वेरी ह्यूज साइंस, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत चीजें लगती हैं, कई एल्गोरिथम्स लगती हैं, कई चीजों में सिमुलेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है, इतनी आसान नहीं होता। लेकिन मैं अभी बेसिक की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, पहले एल्गोरिथम को उठाते हैं तो उसमें आंट है, चीटी, थर्ड को उठाते हैं उसमें बी है, और सेकंड को उठाते हैं पार्टिकल है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन चीजों पर सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं। ये आंट है, ये पार्टिकल है, एंड दैट इज बी। तीनों में जो आपके 3 चीजें ली गई, रियल वर्ल्ड की चीज ली गई, क्यों ली गई किसी डिसीजन मेकिंग में। आंट की एक क्वालिटी होती है, जब रिसर्चर्स ने किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करने की सोची, सबसे पहले उन्होंने आंट की क्वालिटी देखी। आंट की एक सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो चाहे करोड़ों में भी हूं, तब भी वो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम रहता है।
ठीक है। ये इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसमीटर्स का भी जिक्र आता है, अगर आप थोड़ा सा इसमें हम बायोलॉजी को लेके चले हैं, लेकिन चूंकि हम इंजीनियरिंग साइंसेस की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी फीचर को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आंट पर दो चीजें, किसी चीज को रेगुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जिस पोजीशन को एक्वायर करें, पहली बात उस पोजीशन का डेटा हमारे पास हो, और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी के लिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट या नेक्स्ट पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जिस पर कि उस आंट को मूव करना है। तो दो चीजें आंट की हमने यहाँ पे गैदर की है। पहली क्वालिटी गैदर की है कि अपनी पोजीशन को रिकॉर्ड करो। सेकंड, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग या जो भी फंक्शन आप लगा रहे हो उस फंक्शन का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। हम देखिए y इक्वल्स टू fx जब लेते हैं, हम यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू fx जब लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू fx में x के किसी इनपुट के लिए y की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, वो हम क्या करते हैं, ये y की वो डेफिनेट वैल्यू इस फंक्शन f पे डिपेंड करती है। जैसा f इस फंक्शन, जो फंक्शन ये लगा होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें, एक्सपोनेंशियल की बात करें, उस फंक्शन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन के टाइप से उसका बिहेवियर पता चलता है, और हम अपनी ऐसी कोई एआई का एजेंट अगर ऐसा कोई है जो अपनी पोजीशन को, करंट पोजीशन को रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब उसी करंट पोजीशन की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और हमें कहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ जाना है, कहाँ ट्रेवर्स करना है, उसका भी उसको उस फंक्शन का डेटा हमें पता है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आंट। दैट इज द आर्टिफिशियल आंट, ठीक है। इसीलिए इस आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन में आंट जैसा फीचर को लिया गया, ठीक है। सेकेंड है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन में हम एक रैंडम पार्टिकल क्यों लिया गया यहाँ पर, क्योंकि नेचर में जो हमें सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी क्वालिटी हमने ग्रास्प की। वो क्वालिटी क्या थी, वो क्वालिटी ये थी कि यहाँ पर इन पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन वी कैलकुलेट द एरर प्रोबेबिलिटीज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अ डिजायर्ड आउटपुट। हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट होता है, उस डिजायर्ड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट को मैप करने के बाद हम एरर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और उस एरर की वैल्यू को हम किसमें, करेक्शन फैक्टर में डालते हैं, और वो करेक्शन फैक्टर वापस जाता है किसमें, रेफरेंस इनपुट को करेक्ट करने के लिए, जिससे कि फर्स्ट प्रोसेस के बाद कंट्रोलर में सही दिशा निर्देश जाए कि हमें जो पहली, सपोज हमें एक ट्रैजेक्टरी प्लानिंग हो रही थी, उस ट्रैजेक्टरी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, लेकिन वो पॉइंट बी तक ना पहुंच के बी डैश एक सेकंड पॉइंट तक पहुंच गया, तो ये ई है, एरर एस्टिमेट है, ये बी और बी डैश के बीच में कोऑर्डिनेट में डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेगा, और फिर करेक्शन फैक्टर जनरेट करेगा। ये करेक्शन फैक्टर रेफरेंस इनपुट में जाएगा, और ये रेफरेंस इनपुट क्या करेगा, वापस क्या करेगा, अपने सुधार करेगा। किसके बेसिस सुधार करेगा, एरर के बेसिस पर। अब इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, इसमें करेक्शन कंट्रोलर्स लगते हैं, जिसमें कि इसको हम एक छोटा सा कंट्रोलर का हम बार बार नाम लेते रहते हैं, दैट इज पीआईडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसका नाम बार बार क्यों लिया जाता है, इसका रीजन है क्योंकि ये जो एरर निकली है, ये एरर किसके साथ, कैसे इस एरर को आप एक्वायर करेंगे। तो एरर आपको देखना पड़ेगा, ये एरर लीनियर है, मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब जो भी आपका कंट्रोलर एक्शन लेना है वो प्रोपोर्शनल टू द एरर है, या उसके डेरिवेटिव पर के प्रोपोर्शनल है, या उसके इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल है। डेरिवेटिव मतलब उसके छोटे पार्ट पे, इंटीग्रेशन मतलब समेशन कर दिया उस पूरे बिहेवियर का, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी को लेके हम पार्टिकल के ये फीचर को स्प्रेड करते हैं, इस पर एक एल्गोरिथम बन गई, दैट्स पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि नेचर से हमने क्या क्या लिया है, और नेचर को हम किस तरह से सेंस से मॉडल कर रहे हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे बी एक नई चीज आई, बी। तो ये बी वहां पे आंट लिया गया था, यहाँ बी क्यों लिया गया, क्या रिफॉर्म है बी में। तो यहाँ पे एआई में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन बी एंड आंट, कंपैरिजन बिटवीन बी एंड आंट अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी और आंट का दोनों का अपना अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। इससे पहले जो मैंने आंट की बात की थी, आंट का बेसिक क्या है, आंट कभी भी उड़ नहीं सकती, ठीक है। आंट क्या करेगी, आप ये मत कहिएगा कि पानी बरसने के बाद जो है उसके निकल आते हैं विंग्स, तो एक अलग फेनोमेना है। हम जनरल बिहेवियर ऑफ एन आंट, एक एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आंट की फीचर्स क्या है कि वो जमीन पर चलती है, उसका बेसिक फोकस क्या रहता है, करंट पोजीशन को होल्ड करना और एक ट्रेजेक्टरी के हिसाब से चलना, ठीक है। ये आंट का हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट स्टिमुलस बहुत ज्यादा है, और इनपुट स्टिमुलस जो है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के हर आयाम से आ रहा है,
हम कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको और ब्रॉडली क्लासिफाई करें कि अगर पोलर या एंगुलर कोऑर्डिनेट्स पे भी चला गया, अगर हमें कोई इनपुट स्टिमुलस किसी एंगुलर पोजीशन से मिल गया या पोलर पोजीशन से मिल रहे हैं, तो कैसे गैदर करेंगे? इसके लिए बी की फीचर, बी मतलब जो हनी बी होती है, आप हनी बी मान के चलिए, तो हनी बी क्या होती है? उड़ती है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा आयाम कवर कर रहा है, जो ज्यादा इनपुट स्टिमुलस कवर कर रहा है, उस तरह के एल्गोरिथम्स को यहाँ पे बी के अंदर डाला गया है। तो मतलब बी जो है वो क्या करेगी, जब इनपुट स्टिमुलस हमारा अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, या हम कह सकते हैं जो हमारे 3D एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ नहीं होता, उसके अंदर 3 या 4 तरीके के एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। या आप रोबोटिक्स जब पढ़ेंगे और ब्रॉड में, तो आपको मिलेगा कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो बेसिक रोबोटिक्स में 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कार्टेशियन, दूसरा होता है स्फेरिकल, एंड तीसरा होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर उससे भी ज्यादा आ रहे हैं आपके पास आयाम, उसके ज्यादा भी आपको मैप करने में किसी पोजीशन, कोई ऐसी पोजीशन पे हमारा पहुंच गया है, हमारा एंड इफेक्टर, जिसको मैप करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोटिक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा स्कारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि हमें जितनी ज्यादा हमारी पोजीशन को मैप करने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एजेंट्स को हमें मैप करना पड़ेगा नेचर से, जो ज्यादा कोऑर्डिनेट्स को इनपुट स्टिमुलस के टर्म्स में लेते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, बी का जो ग्रास्पिंग पावर है या इनपुट स्टिमुलस ग्रास्प करने की पावर ज्यादा है आंट से। रीजन क्या है? क्योंकि वो एरोडायनेमिक्स का भी यूज करती है और साथ साथ में चल भी लेती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के इसलिए एजेंट्स के रूप में हमने क्या किया, एक आंट लिया, दिस एन एजेंट, AI एजेंट, एंड बी इज ऑल्सो एन एजेंट, AI एजेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? AI के एजेंट्स हैं, जिनको कहते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। हम डिसीजन मेकिंग की बात अगर करें, तो डिसीजन मेकिंग में स्वार्म में 3 चीजें होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे ने पूछा था मुझसे लिखकर कि हाउ अ सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेट्स इटसेल्फ। इसको थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, चलिए। तो इसमें क्वेश्चन था हाउ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेट्स इटसेल्फ। ये सोच भी कैसे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने आप को कंट्रोल करे? प्रथम धारणा कैसे आई इसकी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने आप को रेगुलेट करे? तो ऑब्वियस बात, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अगर हम बात करते हैं, हमने इससे पहले बहुत सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं, बीटेक में पढ़ी होंगी, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रिस्कल एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड करते हैं, ठीक है। उस शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हम वेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ये वेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज में। वेट्स होते हैं इट्स सिग्निफिकेंस, वो उस पाथ की सिग्निफिकेंस को बताते हैं, ठीक है, कि ये पाथ कितना इंपॉर्टेंट है लेना, वो उसका वेट कहलाएगा। तो थोड़ा सा बात करें हम अपने वापस आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द इनपुट स्टिमुलस। इनपुट स्टिमुलस कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंसर्स से आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैमरे को मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये इनपुट स्टिमुलस कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सेंसर्स होंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होंगे, प्रेशर रेगुलेटर्स होंगे, जहां से भी सेंसिंग की जा सकती है वो हमारा ये X1, X2, X3 उसकी वैल्यूज है। ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यूज किसमें होंगी? पोटेंशियल में होंगी, वोल्ट्स में भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी रेयर केसेस में ये वैल्यूज पावर में होती हैं, ज्यादातर ये वैल्यूज वोल्ट्स में होती हैं, ठीक है, पोटेंशियल में होती है। ये इनका वेट्स है। M इनपुट स्टिमुलस, ये समेशन फंक्शन हो गया। कभी हायर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये इस तरह के M इनपुट स्टिमुलस है, ये समेशन फंक्शन है। ये नेट इनपुट जनरेटेड हो गया, दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन सिग्निफाइज, वो एक्टिवेशन फंक्शन का बेसिक मीनिंग बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं इस फंक्शन से, दैट इज द आउटपुट फंक्शन, ठीक है, दैट इज द आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट है। एक्टिवेशन फंक्शन ये बताता है कि जैसे कि हमने आपको पिछली मशीन लर्निंग की पुरानी वीडियो में बताया था कि जो आपका सिनेप्स होता है, वो सिनेप्स नेक्स्ट एक्सॉन को तभी सिग्नल को कैरी ऑन करने देगा। एक्सॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है या इलेक्ट्रिकली एक्टिव कह सकते हैं। तो ये एक्सॉन जो है वो नेक्स्ट सिनेप्स से कनेक्ट होता है,
ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है वो अपनी सारी जो भी हमने इंफॉर्मेशन एक्सॉन ने गैदर की है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के सिनेप्स में तभी भेजेगा जब उस नेक्स्ट न्यूरॉन का जो आपका उसकी एक्टिवेशन, जो आपका इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड वैल्यू जो एक्सॉन से पास हो रही है वो किससे पार हो जाएगी, थ्रेशोल्ड को, फंक्शन को पार कर लेगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर हम बहुत जनरल भाषा में देखें तो ऐसे कहें कि हमें जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा टेम्परेचर कट हो जाना चाहिए, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली थ्रेशोल्ड के ही लगता है। उसके बाद एक्टिवेशन वैल्यू आती है। एक्टिवेशन वैल्यू के बाद आगे ये जो एक्टिवेशन फंक्शन थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद के जितने भी चीजें हैं वो तभी ऑपरेट करेंगी जब आपका थ्रेशोल्ड से ज्यादा उस सिग्नल की वैल्यू होगी नेक्स्ट सिनेप्स पे, नेक्स्ट न्यूरॉन के सिनेप्स पे जाने के लिए। ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये सारे फेजेस कट जाएंगे, ये सारे फेजेस होंगे ही नहीं। तो एक्टिव जब थ्रेशोल्ड से ऊपर उसकी इलेक्ट्रिकली वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तभी एक्टिवेशन वैल्यू जनरेट होगी। उसी पर आउटपुट फंक्शन जिसके हिसाब से हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा वो S=Fs, वो आपका F फंक्शन जो है वो यहां से सिग्निफाई होगा। ठीक है। तो यही इस चीज को हम लेकर देखते हैं कि अब ये सिस्टम अपने आप को रेगुलेट कर कैसे सकता है। तो अगर बहुत सिंपल सी बात है, किसी चीज को रेगुलेट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनमें से जितने भी हमारे पास इनपुट स्टिमुलस है उसमें किसको तवज्जो, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, उस पर भी बहुत ध्यान हमें केंद्रित करना है। कि सपोज कोई सिग्नल बहुत वीक है तो उसको हम क्यों लें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स का, तो सिलेक्शन आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं, म्यूटेशन, क्रॉसओवर एंड सिलेक्शन। आप देखते हैं सिलेक्शन में वही क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं जिनकी फिटनेस फंक्शन की वैल्यू अप टू द ऑप्टिमम होगी, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन प्रोड्यूस हो वो अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की जनरेशन हो। बस वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये जो वेट होते हैं, यही वेट जो है ये सिग्निफाई करते हैं कि हम वीक सिग्नल्स क्यों लें। हम जिनका वेट बढ़िया है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसी चीज को हम गैदर करें। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो एक जनरल एक परसेप्ट्रॉन मॉडल लिया है हमने। तो वेट, इसीलिए हमने यहाँ पे सारा फोकस किया वेट एडजस्टमेंट पे। तो परसेप्ट्रॉन मॉडल लिया है। परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या करता है, एक वेट एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला देता है, लर्निंग कोफिशिएंट इनटू एरर। ये जो आपका एरर वैल्यू डिजायर्ड माइनस एक्चुअल, जो मैंने इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इनटू एक्सआई, दैट इज द इनपुट स्टिमुलस। ये एक्सआई क्या होगा, ये एक्सआई यही इनपुट स्टिमुलस है। ठीक है। तो लर्निंग रेट पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द मशीन। ये मशीन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। जैसे आपका के एक गैस कांस्टेंट होता है, गैस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैसे के जो लर्निंग रेट पैरामीटर सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा एरर आप कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू इनपुट स्टिमुलस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जनरल परसेप्ट्रॉन मॉडल का वेट एडजस्टमेंट क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ यही वेट एडजस्टमेंट के लिए ये आप मान के चलिए यही क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है। ये बेसिक क्राइटेरिया है परसेप्ट्रॉन मॉडल का। इसके अलावा वेट एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास मेजर्स हैं। मेन मुद्दा क्या है कि हम वेट को ही एडजस्ट कर रहे हैं। हम ऐसे चीजों को ऐसे इनपुट सिग्नल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जिनका वेट बढ़िया है, मतलब उनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। जिससे कि हमारा यहाँ पे थ्रेशोल्ड निकल के आए वो ऑब्वियस सी बात है, सिग्नल्स का थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा ही हो, जिससे कि यहाँ पर ये चीज ब्रेक ना हो और ये आगे तक आउटपुट आपका S=Fx का आउटपुट आपका दे दे। ठीक है। तो ये वाला बेसिक सा जो बच्चे को, जो एमटेक का बच्चा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी परिकल्पना कहाँ से आई कि हम सिस्टम को अपने इटसेल्फ थिंकिंग के लिए हम कैसे मोटिवेट करें आर्टिफिशियली। तो इस तरह से अगर हम बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल पे जाते हैं तो इस तरह से हम उसको मॉडल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको जब मशीन लर्निंग का बताया था फेज, मैंने आपको बताया था केवल ये मैकपुट मॉडल ही केवल आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि कोई मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरॉन को 100% बायोलॉजिकल न्यूरॉन को 100% मॉडल नहीं कर पाया है। ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो इसी चीज के बारे में मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये शायद कि कोई भी कंपटीशन वाला बंदा जो आगे स्टडीज में इंटरेस्ट रखता हो तो वो इसको जरूर समझेगा, इसको जरूर ग्रास्प करेगा। और कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंटरमीडिएट में हैं और एस्पायरेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इधर मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर वो मुझे लगता है कि आपको IITs में वीडियो ज्यादा बनाने चाहिए। ठीक है, मैं कंसर्न हूं कि आपका भी लक्ष्य जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन मुझे बेटा उनको भी ध्यान रखना है
कि जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग साइंसेज में बढ़ गए हैं आगे, उनको इंजीनियरिंग का कुछ समझना है, ठीक है, तो दोनों ही पढ़ और ये यकीन मानिए इसमें भी बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि ये भी सब बना मैथमेटिक्स से ही है और फिजिक्स से ही है, हर चीज उसी से मॉडल हुई है, ये पूरी इंजीनियरिंग साइंसेज उसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये पता लगेगा कि आगे जो हम करने जा रहे हैं उस डोमेन में और क्या क्या चीजें हैं, तो आपको जो है सुन के समझ के और वीडियो सुनने में और समझने में बहुत मजा आएगा, और आपकी और आप कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रैजेक्टरी है पढ़ाई की वो भी बहुत क्लियर होगी, ठीक है। इसी के साथ एंड करता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया, स्पेस की कोई दिक्कत रहती है, बस आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करिए। थैंक यू।